हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में जूलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में भी हमने बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में जूलॉजी के पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा, इसका कारण यह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहप्रभुत्व। कोडामिनेंस वह घटना है जहां दो एलील एक साथ मौजूद होने पर खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। इसके कारण संतान माता पिता दोनों के समान होती है। आमतौर पर यह AB O ब्लड ग्रुप में देखा जाता है। चूँकि A और B दोनों प्रमुख हैं, यह AB रक्त समूह की ओर ले जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति को माँ से एलील A और पिता से B एलील विरासत में मिला है उसका रक्त प्रवाह AB होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक आनुवंशिक स्थिति है जब एक एकल जीन दो या दो से अधिक विशिष्ट फेनोटॉपिक विशेषताओं या लक्षणों को प्रभावित करता है। अर्थात एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है और इस क्रिया को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉड का स्थान। मेंडल द्वारा चुने गए 7 जोड़ी विपरीत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, बीज का आकार। दूसरा, बीज का रंग। तीसरा, फूल का रंग। चौथा, फूल की स्थिति। पांचवा, फली का आकार। छठवां, फली का रंग। और सातवां, पौधे की ऊंचाई। पॉड का स्थान मेंडल के द्वारा नहीं चुना गया था, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यूकेरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथियोनीन। यूकेरियोट्स में ट्रांसलेशन के दौरान असंशोधित मिथियोनिन का प्रयोग किया जाता है। नतीजतन सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिथियोनिन से शुरू होती हैं और कम से कम जब पहली बार बनाई जाती हैं तब तो ज़रूर। फिर क्वेश्चन नंबर 55, DNA को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलिकेज। DNA के दोहरे हेलिक्स का खुलना हेलिकेज नामक एंजाइम के कारण होता है, जो पूरक आधार जोड़ों को एक साथ रखने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जिससे प्रतिकृति के अगले चरण को शुरू करने के लिए तैयार DNA के 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, DNA के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को RNA में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। DNA के एक स्ट्रैंड में मौजूद जानकारी को RNA में कॉपी करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और जिसके द्वारा RNA का उपयोग प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, RNA पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DNA पर निर्भर RNA संश्लेषण। RNA पॉलीमरेज को DNA पर निर्भर RNA पॉलीमरेज एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें DNA से RNA का संश्लेषण शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58,
डीएनए प्रतिकृति की विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धरूढ़िवादी और द्विदिशात्मक। डीएनए प्रतिकृति को अर्धरूढ़िवादी और द्विदिशात्मक माना जाता है क्योंकि प्रत्येक नई प्रतिकृति डीएनए अणु में मूल डीएनए अणु से एक स्ट्रैंड और एक नव संश्लेषित स्ट्रैंड होता है और प्रतिकृति की उत्पत्ति से डीएनए प्रतिकृति द्विदिशात्मक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है। वायरस एक जीवाणु मेजबान में प्रतिकृति बनाता है। वायरस बाध्यकारी अंतःकोशिकीय परिजीवी है। वायरस को लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और एक संतति वायरस का उत्पादन करना चाहिए, अर्थात मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है। यह कथन गलत है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। केंद्रीय हठधर्मिता बताता है कि हमारे कोशिकाओं में सबसे अधिक बार होने वाली जानकारी का पैटर्न है। मौजूदा डीएनए से नया डीएनए बनाना, डीएनए से नया आरएनए बनाना और आरएनए से नया प्रोटीन बनाना अनुवाद कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मोर्फोजेनेसिस का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार से। मोर्फोजेनेसिस का संबंध ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार तथा कोशिकाओं और अंगों के विभेदन की भ्रूणीय प्रक्रियाओं द्वारा एक जीव को आकार देना और संभावित जीव और पर्यावरणीय स्थितियों के आनुवंशिक ब्लूप्रिंट के अनुसार अंग प्रणालियों का विकास इत्यादि से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समसूत्री। प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका जब संख्या को बढ़ाती है और नई कोशिका को बनाती है तो उस पूरी प्रक्रिया को माइटोसिस या समसूत्री कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रोफोब्लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आगमनात्मक संकेतन। आगमनात्मक संकेतन प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह दूसरे के विकासात्मक भाग्य को प्रभावित कर सकता है और विकास में भेदभाव और पैटर्न निर्माण को नियंत्रित करने की एक सामान्य रणनीति है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को क्रमादेशित कोशिका मृत्यु के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण तरीके के रूप में पहचाना और स्वीकार किया गया है, जिसमें कोशिकाओं का आनुवंशिक रूप से निर्धारित उन्मूलन शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपरापोशिका। चूजा कोरियोलेंटोइक झिल्ली एक बहुत ही सरल अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली है जो भ्रूण के विकास के दौरान कई कार्य करती है। यह श्वसन गैसों के आदान प्रदान, अंडे के छिलके से कैल्शियम परिवहन, भ्रूण में एसिड बेस होम्योस्टेसिस और एलेंटोइक द्रव से आयन और H2O पुनरावशोषण का स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और
एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जठराग्नि। जठराग्नि मानव विकास के तीसरे सप्ताह के दौरान होता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया 3 प्राथमिक रोगाणु परतें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म उत्पन्न करती है और गैस्ट्रुलेशन आर्गोजेनेसिस के लिए प्रणाली को तैयार करता है और यह विकास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा प्रणाली। वह प्रणाली जिसमें हमारे शरीर को हमलावर रोगजनकों से बचाने में शामिल विशेष कोशिकाएं, ऊतक और अंग इत्यादि शामिल होते हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह प्रतिरक्षा है जो अपने जीवन काल में विकसित करते हैं हम लोग, और यह जन्म के समय मौजूद नहीं होता है, यद्यपि आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की सभी कोशिकाओं के साथ पैदा होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी सेल। विशेष रूप से बी सेल द्वारा संश्लेषित एंटीबॉडी अरबों रूपों में उत्पादित होते हैं। प्रत्येक में एक अलग एमिनो एसिड अनुक्रम और एक अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, IgA। माँ के दूध में निम्न में से IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है। IgA एक ऐसा एंटीबॉडी है जो श्लेष्म झिल्ली के प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। टी कोशिकाओं के अग्रदूत अस्थि मज्जा से निकलते हैं और थाइमस में परिपक्व होते हैं। यह प्रक्रिया बी कोशिकाओं के समान है, जिसमें एंटीजन रिसेप्टर जीन खंडों की अनुक्रमिक पुनर्व्यवस्था शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली में फेगोसाइटिक कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाएं, मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एलिसा का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजाइम से जुड़े इम्यूनो सार्बेंट परक। एलिसा एंजाइम से जुड़े इम्यूनो सार्बेंट परक जैविक नमूनों, बायोलॉजिकल सैंपलों में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, हार्मोन या रसायन के स्तर को मापने के लिए एक एंटीबॉडी आधारित तकनीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, p² + pq + q² = 1। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को पुनर्पूंजीकृत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हेकल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजन कड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है। आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ विशेषताएं चोंच, पंख, पैरों की संरचना आदि एविज के समान थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डायनासोर का स्वर्ण युग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेसोजोइक। मेसोजोइक काल को डायनासोर का स्वर्णिम युग कहते हैं।
डायनासोर लगभग 245 से 66 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। उस समय को मेसोजोइक युग के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तलछटी चट्टानों में। जीवाश्म अधिकतर तलछटी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ओपेरिन के अनुसार प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी, क्योंकि आदिम पृथ्वी में वातावरण अत्यधिक न्यून था, जबकि उस दौरान जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया इत्यादि मौजूद थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम। यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो स्टेथोस का कहना है कि कम सोडियम आहार के साथ सोडियम लेवल कम करना प्राथमिकता होना चाहिए उस व्यक्ति का, और स्वास्थ्य के लिए कुछ मात्रा तक सोडियम आवश्यक है, लेकिन इसका सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वसा का। वसा का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पता लगाए कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेशा यानी फाइबर को पोषक तत्व नहीं माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, विटामिन के की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडमाला यानी कि घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीपीटी टीका। डीपीटी एक संयोजित टीकों की श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रमण रोगों से बचाव के लिए दिए जाते हैं। इनमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राइनो वायरस। सामान्य सर्दी एक वायरल बीमारी है जो राइनो वायरस के कारण होती है। यह एक वायुजनित रोग है और इस बीमारी के सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, छींक आना आदि शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज की खोज के कारण। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज की खोज के कारण संभव हो गया है। ये जीवाणु कोशिकाओं से पृथक है और आणविक जीव विज्ञानियों के लिए उपकरण है। यह एंजाइम तय करता है कि डीएनए को कहाँ काटेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्लाज्मिड्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त आनुवंशिक भाग। प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त आनुवंशिक भाग होता है। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिबंध एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आणविक कैची। प्रतिबंध एंजाइम को आणविक कैची भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रतिबंध स्थलों के रूप में जाने जाने वाले विशिष्ट पहचान अनुक्रमों पर या उसके निकट डीएनए को तोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
बेसी वेक्टर। मानव के जीनोम अनुक्रमण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले वाहक BAC और YAC हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में चरणों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृतीकरण, एनीलिंग और विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मस एकाटिकस से। टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज है जिसका नाम थर्मोफिलिक जीवाणु थर्मल एक्वाटिक्स के नाम पर रखा गया है, जिससे इसे मूल रूप से 1965 में थॉमस डी ब्रॉक द्वारा अलग किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। प्राकृतिक निवास का परिवर्तन और विनाश मानव की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और इसी कारण ये प्रक्रियाएं वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए अग्रणी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण की एक विधि नहीं है। वनस्पति उद्यान विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती, संरक्षण और प्रदर्शन के लिए अलग रखा गया स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गैंडा जो कि काजीरंगा नेशनल उद्यान में पाया जाता है, यह ऑप्शन सी में दिया गया है और ये सही है। और पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, बाघ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में और बारहसिंगा दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो कि लुप्तप्राय हो चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया। चिपको आंदोलन वनों की कटाई पर रोक से संबंधित है और आंदोलन को बड़ी सफलता 1980 में मिली जब बहुगढ़ा को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा से अपील के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तरांचल में व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय प्रजातियां। लुप्तप्राय प्रजातियां ऐसे जीवों की आबादी है जिनके विलुप्त होने के जोखिम है क्योंकि वे या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पवित्र उपवन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं। वे अक्षत वन के इलाके हैं जो स्थानीय निवासियों से अछूते रह गए हैं और स्थानीय लोगों द्वारा उनकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित है, उन्हें पवित्र उपवन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वन रोपण। खनन गतिविधियां, शिकार, अवैध शिकार और जंगल की आग, ये सभी भारत में जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि वन रोपण भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट के पेपर 2 जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप बिहार एस्टेट के पेपर 2 जूलॉजी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।